नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि किन अब यहाँ पर अलेक्जेंडर की पसंद का खाना बनाते हैं ताकि वो अलेक्जेंडर जो कि उनसे नाराज है वो इसे मना सके। तो इधर अब वो यहाँ पर अब कहते हैं कि तुम यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा और अनिका को खबर कर दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर सावित्री किंग से पूछते हैं कि वो युवराज से मिलने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने युवराज ने राजमहल के रहस्य की किताब को पूरी तरह से पढ़ लिया है, बस कुछ हद तक उसे क्लैरिटी मिल चुकी है, अब बाकी है तो अनिका और स्वाति की। इधर ये सुनते ही सावित्री कहती है किंग आपका काम हो जाएगा। तो इधर दूसरी तरफ अब ये कहकर किंग भी अब वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो एलिवेटर में जाकर यहाँ पर 11वें फ्लोर के बटन को अब प्रेस कर देते हैं, क्योंकि पहले तो वो यहाँ पर अलेक्जेंडर को मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब 11वें फ्लोर पर आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ पर किसी और से ही मिलने के लिए आए हैं। इधर कुछ देर के बाद जब वो यहाँ पर इस फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर लिफ्ट अब खुल जाती है। लिफ्ट के खुलने के बाद किंग अब यहाँ पर अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। कुछ देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद किंग एक रूम के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जब वो भी किंग यहाँ पर कमरे के सामने आकर खड़े होते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ पर अच्छी तरह से चारों तरफ देखते हैं कि कहीं कहीं यहाँ पर कोई है तो नहीं। हालांकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनकी परमिशन के बिना इस फ्लोर पर कोई भी नहीं आ सकता था सिवाय उनकी फैमिली और एक आकांक्षा के, क्योंकि किंग की फैमिली और आकांक्षा ही सिर्फ यहाँ पर आ सकती थी। लेकिन फिर भी वो एक बार क्रॉस चेक करते हैं। इसलिए चारों तरफ देखने के बाद अब किंग सामने बने दरवाजे को खोल देते हैं और उस दरवाजे के खुलने के बाद वो अपने कदमों को अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं। जैसे ही किंग अब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि इस रूम में तो काफ़ी अंधेरा है, इसलिए इस कमरे में चारों तरफ अंधेरा देखने के बाद वो अपने पास बने स्विच को प्रेस कर देते हैं। जैसे जैसे ही यहाँ पर अब ये लाइट आती है तो अब किंग कहते हैं तुम ऐसे अंधेरे में क्यों हो, तुम लाइट भी तो जला सकती थी ना। इधर जैसे ही रूम में रोशनी आई तो वहाँ पर सोफे पर बैठी हुई एक लेडी इधर अपनी ही सोच में थी। उसे देखकर ऐसे लग रहा था मानो वो यहाँ पर इस रूम में रोशनी चाहती ही नहीं थी। उन्हें देखकर अब किंग अपने कदमों को अब उस औरत के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं क्या क्या हुआ है, क्या सोच रही हो तुम। क्योंकि जो औरत यहाँ पर इस 11वें फ्लोर पर थी वो कोई और नहीं बल्कि अनंता थी। किंग अनंता को यहाँ पर लेकर आ गए थे, इसलिए अब किंग कहते हैं यहाँ आने के बाद तुम खुश नहीं हो क्या अनंता। हाँ, अब किंग की इस बात पर अब अनंता जो कि किंग की तरफ ही हैरानी से देखती है और कहती है क्यों क्यों सिकंदर, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। हाँ, एक बार फिर से तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। एक बार सालों पहले भी तुमने ऐसे किया था और आज फिर तुमने अब मेरा दिल तोड़ा है। बाकी सारी बातें मैं बाद में करूँगी तुमसे, लेकिन हाँ पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या भाग्यश्री तुम्हारे लिए काम करती है। हाँ, अब यहाँ पर कि अनंता की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं नहीं भाग्यश्री मेरे लिए काम क्यों करेगी, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। तब अब अनंता कहती है जो काम भाग्यश्री ने किया है उसे देखकर तो अब मुझे संदेह हो रहा है कि वो तुम्हारे लिए काम करती है। अरे उसने ऐन वक्त पर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस समय मेरा भाई जब जख्मी था, मेरे भाई को गोली लगी थी, उस समय जब मैं अपने भाई को बचा सकती थी, मैं अपने भाई के पास जाना चाहती थी, तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने मुझे उस समय बेहोश क्यों किया। भाग्यश्री ने मुझे धोखा दिया है और अब मुझे संदेह है कि सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने से। जवाब दो सिकंदर मुझे। इधर अनंता की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, देखो अनंता, सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ मैं, और शायद तुम भी मुझे सालों बाद ही देख रही होगी। इसके बाद भी तुमने एक बार भी मेरा हाल तक नहीं पूछा। अरे तुमने ये भी नहीं पूछा मैं ठीक हूँ या नहीं, और इतने साल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे बिताए हैं। बस अपनी शिकायतें लेकर तुम यहाँ पर बैठ गई हो। अरे जब इतने समय के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इन शिकायतों को छोड़कर हम क्या ये पल एक दूसरे के लिए नहीं जी सकते? क्या अब तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती हो क्या अनंता, जितना तुम पहले करती थी? किंग की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, सिकंदर, मैं तुमसे प्यार कल भी करती थी और आज भी करती हूँ और शायद आगे भी करती ही रहूँगी। और शायद इसलिए ही तुम्हारे एक बार कहने से ही मैंने एक अजनबी से शादी भी कर ली थी, क्योंकि मुझे अब अपने प्यार के लिए ये सब कुछ तुम्हें बार बार दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम ही सोचो मैं क्यों किसी ऐसे अजनबी इंसान से शादी करती। लेकिन हाँ, एक बात है, तुमसे प्यार करने का ये मतलब तो नहीं है ना सिकंदर कि मैं अपने भाई को छोड़ दूँ। अरे मेरा भाई मेरे लिए क्या वैल्यू रखता है वो शायद तुम नहीं समझोगे। वो भी उस भाई को सिकंदर जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है, वो भी जब तुम मेरे साथ नहीं थे। अनंता की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, मुझे आज भी मेरे ऊपर तुम्हें आज भी सच में अनंता मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, तभी शायद तुम ये सब बातें कर रही हो। किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, देखो सिकंदर, अगर बात अगर मेरे भाई की है तो तुम हमेशा मुझे मेरे भाई के साथ और अपने खिलाफ ही पाओगे, क्योंकि जहाँ पर मुझे चूज करने की बारी आएगी तुम में से या मेरे भाई में से, तो मैं अपने भाई को ही चूज करूँगी। तुम अब यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि इसके बारे में अब मुझे और भी ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पर है। ये यहाँ पर अनंता की ये बात सुनते ही मानो किंग का एकदम से ही दिल टूट जाता है। किंग को पता था कि यशपाल अग्रवाल क्या है और क्या नहीं, वो उसके अब क्योंकि किंग को भी अब पूरी तरह से यकीन था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। हालांकि उसे सालों पहले ही उसके ऊपर शक हो गया था, लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनंता ने सालों पहले भी उसके ऊपर यकीन किया होता तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। और जब अनंता अपने मुंह से कहती है कि अगर बात उसके भाई की आती है तो वो किंग के खिलाफ होगी, यानी सिकंदर के खिलाफ होगी, तो वो और भी टूट जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि क्या अनंता, उसका भाई जो इतना सब कुछ बुरे कार्य कर रहा है, क्या उसमें भी उसका साथ देगी? लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, तुम्हें जब से होश आया है ना अनंता, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए ये सब छोड़ो, और हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, मेरे भाई का हाल ठीक नहीं है और तुम मुझे खाने के लिए कह रहे हो? हाँ सिकंदर, देखो ये ठीक नहीं है, या तो मुझे मेरे भाई के पास जाने दो ताकि मैं उन्हें जाकर एक बार अच्छी तरह से चेक कर लूँ, उन्हें देख सकूँ कि वो ठीक है या नहीं, या फिर मुझे भूखे ही रहने दो। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो मुझे यहाँ पर रोक कर क्यों रखा है? इधर अनंता की फिर से अपने भाई से मिलने की जिद को सुनकर किंग अब यहाँ पर अनंता को एक काफ़ी रोबीली आवाज़ में कहते हैं, जिस रोबीली आवाज़ के साथ वो दूसरों से बात करते थे, क्योंकि किंग यहाँ पर अनंता के साथ इतने प्यार से बात कर सकते थे, और अब वो इसी आवाज़ में कहते हैं, ठीक है अनंता, अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही सही, आपको जो भी सोचना है आप सोच सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी सोच को तो नहीं बदल सकता हूँ और ना ही मैं आपको सोचने से रोक सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा भी एक फैसला है, आप यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगी, आप अपने भाई से मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। और ये कहते हुए ही किंग अब यहाँ से उस रूम से निकलकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। इधर किंग की इस हरकत पर अब अनंता कहती है, तुम सच में बदल गए हो सिकंदर, तुम अब वो पहले जैसे सिकंदर बिल्कुल भी नहीं रहे जो हुआ करते थे।
अब तुम्हें मेरी फीलिंग की कोई भी चिंता नहीं है, जो जिस फीलिंग की चिंता तुम्हें मुझ पहले होती थी। अरे मेरी हर एक इच्छा के आगे तुम बिल्कुल ही मान जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कहते हुए ही अनंता वहाँ से उठकर सोफे से उठकर अब वो वहाँ पर बेड पर जाकर बैठ जाती है। तो इधर इंडिया में भीमेश्वरी गांव में रिया यहाँ पर अवंतिका को हक करते हुए ही लेटी हुई थी। तो वहीं अवंतिका रिया के बालों को सहलाते हुए ही कहती है, वैसे रिया, आपको कब और कैसे पता चला था कि आपकी नानी माँ जिंदा है? आप मुझे बताइए ना उसके बारे में। अवंतिका की इस बात पर रिया कहती है, ये तो मुझे तब पता चल गया था जब हम पेरिस में रहते थे। वो बहुत ही खूबसूरत पैलेस था। सच कहूँ तो हम ये इतना खूबसूरत था कि मेरा तो मन करता है कि मैं भी उसी में रहूं। ये सुनते अवंतिका कहती है, अच्छा सच में? क्या आपको वहाँ पर रहना इतना अच्छा लगा? अवंतिका की इस बात पर रिया हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो अवंतिका से कहती है, वैसे तो वहाँ पर मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बस एक ही विश थी मेरी, जो कि किसी ने भी पूरी नहीं की। क्योंकि जब मैं वहाँ पर गई थी तो मैं बस एक ही विश को पूरी करना चाहती थी, अदरवाइज मुझे वहाँ पर सब कुछ मिल गया था। अब उसकी इस बात पर अवंतिका अब उठकर बैठ जाती है, क्योंकि जब वो रिया की तरफ देखती है तो रिया ये कहते हुए अपना एक पप्पी जैसा फेस बनाए हुए थी। इसलिए वो रिया से कहती है, विश? कौन सी विश? क्योंकि अवंतिका जानती थी कि रिया की हर एक विश रोहित ने बड़े ही प्यार से पूरी की थी। वो उसके किसी भी विश के लिए मना नहीं करता था। तो आखिर रिया की ऐसी कौन सी विश है जो अभी भी अधूरी है? इधर उसकी इस बात पर अब रिया उसे जवाब देते हुए कहती है, वो क्या है ना ब्यूटीफुल, मुझे आईफिल टावर घूमने जाना है। और हाँ, मैंने उस समय डैड को भी कहा था। और हाँ, मैं आपको अपने ड्रीम के बारे में भी बताती हूँ। मैं जब यहाँ पर मम्मा के साथ थी ना, तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रीम देखा था। एक बहुत ही खूबसूरत सा आइलैंड था, ब्यूटीफुल। और वहाँ पर मैं अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ घूमने गई थी। मेरे नानू, मेरी नानी, मेरी पूरी मारवा फैमिली, बलोत्रा फैमिली, ये सब मेरे ड्रीम में थी। इसके बाद रिया अवंतिका को अब जो उसने यहाँ सपना देखा था जब वो एक आइलैंड पर घूमने गए थे, जब रोहित की याददाश्त गई हुई थी, तो उसकी सारी ही डिटेलिंग बताने लगती है। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था रिया कि मेरी रिया के सपने भी उसके जैसे ही हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आप मुझे बिल्कुल भी बताएंगी कि आपने अपनी नानी माँ को सबके साथ मिलकर कैसे ट्रैप में फंसाया था। अब जैसे वो यहाँ पर रिया फिर से अवंतिका के मुंह से अब उसी बारे में पूछती है, तो प्रिया यहाँ पर अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहती है, ओफो ब्यूटीफुल, आपने मुझे फिर से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अरे मैं तो बताने ही वाली थी ना। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, अच्छा तो मैं भी आपके लिए कुछ रोस्टेड मखाने लेकर आती हूँ, उन्हें थोड़ा सा भून कर लाती हूँ, उसके बाद आप मुझे बताना। ये सुनते ही अब रिया भी कहती है, ओके। इधर एक तरफ जहाँ पर रिया और अवंतिका दोनों ही बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक इंपीरियल ग्रुप के हेड क्वार्टर में यहाँ करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही अभी वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर नए किंग से मिलने के लिए आए थे। वो बस यहाँ पर आने के बाद किंग के ही आने का वेट कर रहे थे। इधर यहाँ पर बैठे बैठे ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, यार करण, कब से अनिका को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखो ना, अनिका है कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। पता नहीं वो ऐसी कहाँ पर बिजी है। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तो इसमें घबराने की कौन सी बात है धनंजय, तुझे तो अनिका के बारे में पता ही है ना। ऐसा कर, तुझे जो कुछ भी अनिका से पूछना है या जो भी बात करनी है, ऐसा कर, तू उसे टेक्स्ट कर दे। जैसे ही अनिका उस मैसेज को देखेगी वो तुम्हें रिप्लाई दे देगी। करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, आई थिंक तू सही कह रहा है। और यही सोचकर अब धनंजय पीरामल अब यहाँ पर एक मैसेज लिख देते हैं। उस मैसेज में टाइप करते हुए वो लिखते हैं, अनिका, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट राहुल एंड वेयर इज़ रोहित, प्लीज़ इन दोनों की बातों के बारे में मुझे बताना। और इसे टाइप करने के बाद अब वो यहाँ पर इसे सेंड कर देते हैं।
अनिका के पास मैसेज सेंड करने के बाद अब यहाँ पर धनंजय पीरामल अब अपने फोन को फिर से वापस नीचे टेबल पर रखते हुए ही अब करण गुलेरिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यार ये किंग हमें अब कब बुलाएंगे। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, यार इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि समय तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें नहीं बुलाया। अभी करण यहाँ पर धनंजय से ये कह ही रहे थे कि तभी उनके कानों में अब यहाँ पर एक AI वॉइस आती है। Eagle and the member of Rajmahal, you both are report in the conference room. Mr. King is waiting for you. इधर ये AI वॉइस सुनते ही वो दोनों अब अपनी जगह से उठकर अब सीधा ही कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो दोनों ही जैसे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आने के बाद अब उनके कानों में फिर से एक और AI वॉइस आती है जो कि अब यहाँ पर कहती है, वेलकम वेलकम ईगल एंड मेंबर ऑफ राजमहल। आप दोनों का स्वागत है यहाँ पर आने के लिए। प्लीज गो इनसाइड। इस AI वॉइस को सुनने के बाद अब यहाँ पर करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल ये दोनों ही यहाँ पर उसका कॉन्फ्रेंस रूम में अंदर जाने के लिए अब वो यहाँ पर इस दरवाजे को खोलने ही वाले थे कि तभी वो इससे पहले कि वो धनंजय यहाँ पर इसके दरवाजे पर हाथ भी लगाता तब यहाँ पर एकदम से ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाता है। इधर इसके ओपन होते ही एकदम से करण गुलेरिया और धनंजय दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहते हुए सीधे ही वो यहाँ पर इससे पहले कुछ सोच पाते कि तभी मानो कोई मैग्नेट की तरह दोनों को अंदर की तरफ ही खींचने लगता है, क्योंकि इस दरवाजे के खुलने के बाद वो दोनों स्वतः ही अपने आप ही अंदर जाने लगते हैं। और इधर जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि सामने एक ओवल शेप में बड़ा सा एक टेबल रखा हुआ था और इस टेबल के दूसरी साइड में यहाँ पर मिस्टर किंग बैठे हुए थे और उनके जस्ट पीछे यहाँ पर खड़ी थी उनकी यहाँ खड़ी थी उनके लिए ब्लैक कैट। इधर किंग को सामने देखकर अब धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया सबसे पहले तो एज यूजुअल जैसे सभी लोग किंग को मानते थे वो अपना सिर झुकाते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं। तो इधर किंग भी उन्हें सामने की चेयर पर बैठने के लिए अपने हाथ का इशारा कर देता है। जैसे ही किंग ने यहाँ पर उन्हें इशारा किया तो वो दोनों भी वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही अब किंग कहते हैं, यस विदाउट वेस्टिंग माय टाइम कम टू द पॉइंट वाई यू बोथ आर मीटिंग विद अस। इधर ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अब अपने साथ जो एक फाइल लेकर आए थे उस फाइल को वो यहाँ पर किंग की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, मिस्टर किंग ये इस फाइल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। आई थिंक आपको इस फाइल को एक बार पढ़ लेना चाहिए। करण की इस बात पर अब किंग कहते हैं, ओके मैं इसे पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही आप दोनों के साथ आगे की कन्वर्सेशन करूँगा, इसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगा। आई होप यू बोथ आर ओके फॉर दैट। इधर किंग की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, श्योर किंग हमें आपके जवाब का वेट रहेगा। इस बात पर आप किंग कहते हैं, एनीथिंग एल्स। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल नाम में अपना सिर हिला देते हैं और उसके बाद वो और करण गुलेरिया दोनों ही किंग को फिर से ग्रीट करने के बाद अब वहाँ से जाने लगते हैं। इन दोनों को पता था कि किंग के साथ उन्हें कैसे मिलना है, इसलिए वो यहाँ पर ये मीटिंग काफ़ी फॉर्मल ही रखते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही अभी तक नहीं पता था कि किंग कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवाही है। और जैसे ही वो दोनों बाहर पहुँचते हैं तो करण गुलेरिया अब कहते हैं, यार धनंजय समझ में ही नहीं आता है कि हमें किंग से इतना डर क्यों लगता है। देखा तुमने ओरा देखा, कैसा था उसका ओरा। सच में उससे न जाने बातें तो कितनी करनी थी, लेकिन सच में उसके आगे तो ऐसा लग रहा था कि बस बिना बातें किए ही हमारा काम हो जाए। इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, यार उनका ओरा सच में ऐसा है कि उनके बिना कुछ किए ही सामने वाले की डर से हालत खराब हो जाती है, मानना पड़ेगा सच में। इधर इस बात पर इससे पहले कि करण गुलेरिया कुछ और भी कहते कि तभी धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे बस एक बार और अनिका को कॉल लगाना चाहिए। शायद अनिका ने अब तक मेरा मैसेज देखा ही नहीं है, अदरवाइज वो मुझे रिप्लाई ज़रूर करती। और ये कहते हुए ही वो जब अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं तो उनके फ़ोन पर यहाँ पर सच में अनिका का मैसेज आया हुआ था।
क्योंकि अनिका को मैसेज करने के बाद धनंजय पीरामल ने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी वक्त उनके किंग के साथ मीटिंग हो सकती है। और यहाँ पर किंग के साथ मीटिंग करने के बाद अब उन्होंने अपना फ़ोन अभी देखा था, इसलिए यहाँ पर जब वो देखते हैं कि तो सच में अनिका का मैसेज यहाँ पर उनके पास आया हुआ था। जल्दी से धनंजय पीरामल जैसे ही अब उस मैसेज को ओपन करके देखते हैं कि आखिर अनिका ने उन्हें क्या जवाब भेजा है, क्योंकि धनंजय पीरामल को राहुल की ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो वो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही इस मैसेज में देखना चाहते थे। और यहाँ पर सच में हुआ भी ऐसा, क्योंकि जब वो अनिका का मैसेज पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था, डोंट वरी पापा, नव राहुल इज़ फाइन, उसे होश आ गया है, आप राहुल की चिंता मत कीजिए। इसे पढ़ते हुए ही धनंजय पीरामल के चेहरे पर सच में एक समाइल आ जाती है। धनंजय पीरामल जब इस फोन को देख रहे थे, जब वो इस मैसेज को पढ़ रहे थे, तो करण गुलेरिया का भी ध्यान यहाँ पर धनंजय की तरफ ही था, इसलिए उनके चेहरे पर समाइल देखकर करण गुलेरिया कहते हैं, क्या हुआ, अनिका का जवाब आया हुआ है क्या, क्योंकि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं। करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ वो राहुल अब ठीक है। एक दूसरे से भी बातें करते हुए ही धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया के साथ अपने चौपर में बैठ जाते हैं। तो इधर अब करण भी कहते हैं, ये तो सच में बहुत ही अच्छी खबर है धनंजय, सच में मैं भी बता नहीं सकता कि इस खबर को सुनने के बाद मैं कितना खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राहुल अब ठीक है, नहीं तो मुझे भी राहुल की बहुत ही चिंता हो रही थी। अरे वो तो बेचारा वैसे ही हम सब के बीच में आ गया था। इधर ये दोनों ऐसे बात करते हुए ही यहाँ पर चौपर में बैठकर अब यहाँ से जाने लगते हैं। कुछ ही वक्त में वो चौपर अब यहाँ पर आसमान में होता है। तो वहीं करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही अब यहाँ पर अपने उसी दिन की सोच में थे, जब वो दोनों ही राहुल के एक फ़ोन करने पर मारवा हाउस के एरिया में अपने भाई के विला में गए हुए थे, क्योंकि ये दोनों अब राहुल के बारे में जानकर काफ़ी इमोशनल हो गए थे। ये बात उस समय की है जब राहुल केवल 5 साल का था। जब वो दोनों राहुल के जस्ट एक फ़ोन कॉल से जब वो वहाँ पर उनके विला में पहुँचते हैं, तो जैसे ही सामने से दरवाज़ा खुला तो सामने 5 साल के राहुल को देखकर जो शौक उन दोनों को लगा था, वो सच में उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पहले तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं शौक में, और उसके बाद वो राहुल को तो वहीं अब नन्हा सा राहुल धनंजय पीरामल को अब हक करते हुए कहता है, ताऊ जी देखिए ना, मेरे चेहरे के साथ क्या कर दिया। इधर ये सुनते ही धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया यहाँ पर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं हुए वो भी यहाँ पर राहुल को संभालते हुए कहते हैं, बेटा राहुल, ये सब किसने किया है, मेरा मतलब है कि आपका चेहरा। इस बात पर अब राहुल चिल्लाते हुए ही कहता है, यू रॉन्ग, ये मेरा चेहरा नहीं है ताऊ जी, ये तो रोहित का चेहरा है। अरे मैं रोहित के चेहरे के साथ कैसे रहूँगा, ये मैं नहीं हूँ, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। ये कहते हुए राहुल अब अपने चेहरे पर अब अपने हाथ को रखते हुए कहता है, दिस इज़ नॉट माई फेस। मैं सबको क्या बोलूँगा कि मैं राहुल हूँ। हाँ, सब तो इस चेहरे को देखकर मुझे रोहित ही समझेंगे ना। यहाँ राहुल ने ये कहा ही था कि तभी धनंजय पीरामल के कानों में एक आवाज़ आती है, भैया। ये आवाज़ उसे यहाँ पर स्लो आ रही थी। इस आवाज़ को पहचानते हुए ये सुनते ही अब वो राहुल को अब करण को दे देते हैं, क्योंकि धनंजय अपने भाई की आवाज़ को पहचानते हुए राहुल को करण की गोद में देते हुए वो कहते हैं, देख करण, जरा इसे संभाल, मैं देखता हूँ कि आखिर मेरे भाई को क्या हुआ है। इस बात पर अब करण गुलेरिया भी जल्दी से राहुल को अपनी गोद में उठाकर अब उसे संभालने लगते हैं। तो वहीं धनंजय पीरामल भागकर जब अपने भाई के पास जाता है तो वो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर तो मानो उसे एक और 440 वोट का एक शौक लगा हो। उसे देखते हुए ही कहते हैं, ये सब किसने किया है तुम्हारे साथ, क्या यहाँ पर कोई अटैक हुआ था क्या, बता मुझे, ये सब किसने किया। मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भला किसी की इतनी हिम्मत कि कोई मेरे भाई पर हमला करे। इस बात पर अब यहाँ पर वो आदमी यानी कि उसका भाई कहता है, भैया मेरे जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में और नहीं जी पाऊँगा।
अब क्योंकि मैं अब ठीक ही नहीं हो पाऊँगा। मेरा जो हाल हुआ है अब मुझे सच में कोई बचा ही नहीं पाएगा। अब मुझे जीने की उम्मीद नहीं है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, समझे तुम देखो, तुम्हें अपने बच्चे को भी तो पालना है ना। अभी एम्बुलेंस आती ही होगी, तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। और हाँ, राहुल की चिंता तो तुम बिल्कुल भी मत करो। धनंजय की ये बात सुनते ही अब उनका भाई कहता है, भैया मुझसे वादा कीजिए प्लीज़, हमारे जाने के बाद आप राहुल का ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे, क्योंकि हमें पता है जो हाल अब आज यहाँ पर हमारा हुआ है, उसके बाद हम दोनों का बचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए देखो, हम राहुल को बस आपके हवाले छोड़ कर जा रहे हैं। उसे कभी भी हमारी कमी महसूस मत होने देना। राहुल को कभी ये महसूस मत होने देना कि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। आपको ही उसे बहुत बहुत सारा प्यार देना होगा। अब यहाँ पर ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, चुप, एकदम चुप हो जाओ तुम। क्या बकवास किए जा रहे हो तब से। मैंने बोला ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। यहाँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब उसके भाई अब यहाँ पर एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, भैया राहुल किसी और की अमानत है। वैसे मुझे नहीं पता है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने रात भर मेरे बेटे को हमसे दूर रखा, क्योंकि वो हमारे बेटे को हमसे दूर लेकर चले गए थे। और आज सुबह जब वो यहाँ पर आया तो ऐसे भैया मुझे नहीं पता है कि वो लोग राहुल के खिलाफ थे या फिर रोहित के। इसलिए भैया प्लीज़ आप दोनों बच्चों का ख्याल रखना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किसने यहाँ पर राहुल के चेहरे के साथ छेड़खानी की है। लगभग पूरी रात उन्होंने राहुल के चेहरे को रोहित के चेहरे के साथ बदल दिया। और देखो, उसके बाद जब हमने कुछ भी कहा तो हमारे साथ क्या किया। इसलिए हाँ, जिसने मुझे राहुल की जिम्मेदारी दी थी वो कोई और नहीं बल्कि अभी यहाँ पर उसने इतना ही कहा था कि वो यहाँ पर एकदम से ही अब अपना दम तोड़ देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर उस शख्स का नाम लेने वाले थे। वो यहाँ पर आयशा का नाम लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अब वो यहाँ पर मर चुके थे। इधर अपने भाई को इस तरह से देखकर खुद धनंजय पीरामल भी एकदम से टूट गए थे, क्योंकि उनके भाई ने उनके हाथों में ही दम तोड़ा था। तो इधर दूसरी तरफ राहुल भी अब अपने पापा को इस तरह से एकदम से बिल्कुल शांत होता हुआ देखकर अब वो भी जोर जोर से रोने लगता है। हालांकि उसे भी नहीं पता था कि ये सब क्या हुआ है, लेकिन अब उसे ऐसे देखकर वो और नहीं देख पा रहा था और वो एकदम से बिलक कर रोने लगता है। तो वहीं करण गुलेरिया की गोद से उतरकर अब अपने पापा के पास जाकर अब उन्हें पापा बोलकर रोने लगता है, मानो वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है। इधर राहुल को इस तरह से रोता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल अब उसे अपनी गोदी में उठाते हैं और अब वो उसे वहाँ से बाहर लेकर जाने लगते हैं, क्योंकि धनंजय को पता था कि यहाँ पर राहुल का भी यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो होनी थी वो हो चुकी थी। लेकिन हाँ, उसके भाई ने उसे जो जिम्मेदारी दी थी उसे वो पूरी तरह से करनी थी। इसलिए बाहर जाते हुए धनंजय पीरामल की मुलाकात अब यहाँ पर एक ऑफिसर फातिमा से हुई थी। अब उस ऑफिसर फातिमा को देखकर धनंजय पीरामल कहते हैं, ऑफिसर आप यहाँ पर। इस बात पर अब फातिमा कहती है, मिस्टर पीरामल, केस जितना क्रिटिकल केस जितना क्रिस्टल की तरह क्लियर दिख रहा है, जैसे क्रिस्टल होता है वैसे, क्योंकि जितना ये क्लियर दिख रहा है वैसे ये क्लियर है नहीं। ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती है। ये सुनते ही अब वो ऑफिसर कहती है, आपने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुना ही होगा ना, वैसे आपको पुलिस स्टेशन में आना होगा। सो आर यू रेडी फॉर हेल्पिंग अस। अब फातिमा की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये जानना है कि ये सब किसने किया है। इधर अपने ख्यालों में खोए हुए करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल को अब इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वो दोनों अब यहाँ पर राजमहल पहुँच चुके थे।
इधर जैसे ही वो दोनों यहाँ पर राजमहल पहुँचते हैं तो वहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, यार राजीव वहाँ पर अकेला है, मेरे ख्याल से अब मुझे वहीं पर ही जाना होगा। और हाँ मिस्टर किंग का देख, जो भी जवाब आए तुम प्लीज़ मुझे उसके बारे में बता देना, क्योंकि मुझे भी उनके जवाब का इंतज़ार रहेगा। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अगर तुम यहाँ पेरिस में रहोगे तो देखो मैं तुम्हें बता दूंगा, अदरवाइज गुलेरिया हाउस में मैं बात करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि तुम्हें भी तो पता है ना कि अब तुम्हारे पापा वहाँ पर तुम्हारे साथ जाने वाले हैं, तो मैं वहाँ पर अब बात नहीं कर पाऊँगा। ये सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं, वैसे तू कह तो बिल्कुल सही रहा है, क्योंकि अगर पापा हमारे साथ रहेंगे और अगर हमने फिर से नॉर्मल बातें की तो उन्हें यही लगेगा कि शायद तुम एक ड्रामा कर रहे थे। चल देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं। और ये कहते हुए ही करण गुलेरिया वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं धनंजय पीरामल भी अब राजमहल की तरफ जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ पेरिस में हॉस्पिटल में यहाँ पर राजीव गुलेरिया भी अपने पापा के वार्ड के बाहर बेंच पर ही बैठे हुए थे।